जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, उसके बाद उन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड मॉडल क्वेश्चंस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हैं महत्वपूर्ण एग्जामों में, उनको हम देखेंगे, जिससे कि आपका सेशन कंप्लीटली एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाए। एक भी पॉइंट हम मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना को देख लेते हैं। ठीक है, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं खंड खंड में, ये प्रस्तावना को खंड खंड में तोड़ा गया है। कहाँ कहाँ से प्रश्न बनता है उनके ऊपर हम फोकस करके चलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले पढ़िए, हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट पैरा में देखें दोस्तों, तो यहाँ पे सीक्वेंस पूछ लेता है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि जो प्रस्तावना है स्टार्ट कहाँ से होती है, तो दोस्तों हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है। ठीक है, उसके बाद आपसे क्रोनोलॉजी पूछ लेता है शब्दों को, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि सॉवर्निटी की बात हो गई। ठीक है, तो ये पहले आ गया, आप इसको SOV से डिनोट कर लीजिए। ठीक है, बस एक ऐसा सीक्वेंस तैयार कीजिए। उसके बाद समाजवादी, ठीक है, उसके बाद SO बस कर लीजिए। उसके बाद पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर यानी कि SE कर लीजिए। उसके बाद लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी कि DE कर लीजिए, यानी कि डेमोक्रेटिक। अब देखिए, इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे SOV, SO और SE, ठीक है, तो आप लास्ट में DE, तो एक सीक्वेंस आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी। उसके बाद देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें निम्नलिखित में से किन न्याय की बात की गई है। तो दोस्तों, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें कही गई हैं और सामाजिक और आर्थिक न्याय आपको DPSP में देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता पूछता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है। तो दोस्तों 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 3 प्रकार की न्याय है। ठीक है, ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पांचों स्वतंत्रता कौन कौन है। एक है विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रताएं हैं जो आपको याद रखना है। उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, अब देखिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता यहाँ पे हो गया न्याय। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख लिया स्वतंत्रता और यहाँ पे देख लिया आपने समानता। तो दोस्तों, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करता है प्रस्तावना। ठीक है, उसके बाद राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इसे संविधान को, ठीक है, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। तो आपसे प्रश्न बनता है कि अपना संविधान किस डेट को अपनाया गया था। तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, तो याद रखिएगा, और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखना है। अब प्रत्येक खंड को हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अभी तो हमने देखा सिर्फ इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे देखिए, हम भारत के लोग का क्या मतलब है। जैसे जो पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, तो यह इंगित करता है कि संविधान भारतीय नागरिकों को, ठीक है, नागरिकों के द्वारा स्वयं अपनाया गया है और इसकी संप्रभुता जनता में निहित है। ठीक है, संप्रभुता का मतलब क्या होता है अभी आगे क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए संप्रभु, ठीक है, यहीं से क्लियर हो जाएगा। भारत किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है और स्वतंत्र रूप से अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का संचालन कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है संप्रभु। जैसे मान लीजिए भारत को कोई नियम कानून बनाना है, ठीक है, अपने जो भी इसका डिप्लोमेटिक बाउंड्री है उसके अधीन। जैसे मान लीजिए ये अगर हमारा क्या है, भारत, ठीक है, इसको अपने जो इसका पॉलिटिकल बाउंड्री है, ठीक है, उसके भीतर अगर इसको कोई भी नियम कानून बनाना है दोस्तों, ठीक है, तो ये किसी भी देश के प्रभाव में आकर अपने नियम कानून नहीं बनाता है। स्वतंत्र इसको जो मन में हो, जो इस बाउंड्री के भीतर इच्छा हो, वो जैसा नियम कानून बनाना हो, बनाने के लिए स्वतंत्र हो, उसी को हम बोलते हैं दोस्तों संप्रभु। ठीक है, और इसी को इंग्लिश में सॉवरेन बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें समाजवादी, समाजवाद का अर्थ क्या है, आर्थिक और सामाजिक समानता। ठीक है, जिससे सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हो। तो ये होता है दोस्तों समाजवादी। जैसे मैंने आपको बताए थे
उसके बाद पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? भारत में सभी धर्मों को समान मान्यता प्राप्त है और राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, पंथ निरपेक्ष का मतलब यही है। उसके बाद अगर हम बात करें लोकतंत्रात्मक, तो भारत में सरकार का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है और सभी को समान भागीदारी का अधिकार है, इसको हम बोलते हैं लोकतंत्रात्मक। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़, यहाँ पंथ निरपेक्ष में यहाँ पे सभी धर्मों को समान मान्यता प्राप्त है, ये तो ठीक है, लेकिन जो पंथ हैं दोस्तों, ठीक है, तो सभी पंथ भी, ठीक है, स्वतंत्र हैं। और एक चीज़ और भी है कि इनको भी, सभी पंथों को भी समान मान्यता प्राप्त है और कोई, ठीक है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति को या पंथ को, ठीक है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देता, ये चीज़ें आपको क्लियर रखनी है। उसके बाद देखिए लोकतंत्रात्मक, आपको पता है जहाँ पे जनता की सरकार हो, ठीक है, तो भारत में सरकार का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है अपने प्रतिनिधि के रूप में, इसलिए ये हो गया लोकतंत्रात्मक। ठीक है, डेमोक्रेटिक वर्ड का मीनिंग। उसके बाद अगर हम बात करें गणराज्य क्या है, तो भारत का प्रमुख निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत होता है, तो इसलिए भारत क्या है, एक प्रकार का गणराज्य। गण मतलब लोग, ठीक है, तो लोगों का राज्य है, ऐसा नहीं है कि कोई निरंकुश व्यक्ति आके, ठीक है, शासन कर रहा हो, तो यहाँ पे लोगों के द्वारा चुन के भेजा जाता है। ठीक है, और भारत के राष्ट्रपति का पद किसी वंश पर आधारित नहीं होता है, ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जस्टिस क्या है, न्याय क्या है? सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने का संकल्प है। ठीक है, तो न्याय का मतलब यही है कि किसी के साथ अनफेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता शब्द का क्या मतलब है? प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो ये चीज़ें, जैसे मान लीजिए आप विचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है किसी को मारने का आप विचार करें। ठीक है, ठीक है, विचार आपके अच्छे होने चाहिए। अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेस, आप किसी भी प्रकार का एक्सप्रेस करने के लिए स्वतंत्र हैं, किसी भी धर्म में, जाति में, या फिर आप नहीं चाहें तो भी, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप नास्तिक होना चाहते हैं, उसमें आपका विश्वास है, तो विश्वास की स्वतंत्रता है। धर्म, अब धर्म की भी स्वतंत्रता है, आप किसी को भी अपना सकते हैं। उपासना, किसी की भी वर्शिप आप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद समानता क्या है? सभी नागरिकों को समान अवसर और कानून के समक्ष समानता दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 14 के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। बंधुता क्या है दोस्तों? यहाँ नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ाने पर जोर देता है, ताकि देश की एकता और अखंडता बनी रहे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बंधुता या फ्रेटर्निटी। ठीक है, उसके बाद 26 नवंबर 1949 को क्या है, तो इस डेट को, ठीक है, संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था, जबकि जो 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950 है, इस डेट को अपना संविधान पूर्णतः क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपको क्लियर रखनी है। चलिए अब हम देखेंगे प्रश्नों को, और अभी तक हमने जितने भी टॉपिक देखे हैं दोस्तों, उन्हीं को हम प्रश्नों के रूप में देखेंगे। और कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मैं बताऊंगा जो अभी आपने टॉपिक में नहीं देखे हैं, कुछ इंट्रोडक्शन ऐसे भी हैं जो अभी टॉपिकों में क्लियर नहीं हुए, तो क्वेश्चन के जहाँ पे क्वेश्चन आएगा वहाँ पे हम डिटेल में देख लेंगे। चलिए, बेसिकली भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से होती है, ये मैंने आपको शुरू में ही डिस्कस किया था, तो कमेंट में आंसर कीजिएगा। बताइए, हम भारत के नागरिक, हम भारत के लोग, हम भारतीय जनता, या हम भारतीय नागरिक? तो दोस्तों स्टार्ट कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हम भारत के लोग। उसका मतलब ही मैंने बताया था कि अगर हम बात करें भारत में कौन संप्रभु है, तो दोस्तों जनता। ठीक है, और जो संविधान है ये अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त करती है? जनता से। ठीक है, तो इसका मतलब यही है, हम भारत के लोग। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या है। प्रस्तावना में किसे संप्रभु घोषित किया गया है? तो दोस्तों भारत को। किसको? भारत को प्रस्तावना में संप्रभु घोषित किया गया है। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो दोस्तों इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो 1976 में। देखिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 1976 में, और इसमें जोड़ा गया था एक शब्द समाजवादी। ठीक है, और भी 2 शब्द जोड़े गए थे, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या है। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे है सभी धर्मों का सम्मान। ठीक है, तो सभी धर्मों को समान सम्मान कौन करता है? राज्य या केंद्र सरकार। ठीक है, भारतीय संविधान में गणराज्य शब्द का क्या तात्पर्य है? तो देख के बताइए, अभी मैंने आपको समझाया था।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, देश का जो प्रमुख है वो निर्वाचित होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने मूल उद्देश्य हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7 मूल उद्देश्य हैं। प्रस्तावना में दिए गए न्याय के कितने प्रकार हैं? दोस्तों ये प्रश्न मैंने बताया था पूछा गया है। तो 3 प्रकार हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत और अधिनियमित किया गया? तो दोस्तों ये डेट है 26 नवंबर 1949। संविधान कब पूरी तरह लागू हुआ? ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों 26 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। प्रस्तावना में कौन सा उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है? तो दोस्तों बताइए, अभी मैंने आपको समझाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बंधुता। ठीक है। हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? तो संविधान को जनता ने अपनाया है, इसका यही तात्पर्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किससे प्रेरणा मिली? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अमेरिकी संविधान से। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? तो दोस्तों अभी बताया था 1976 में क्या हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना में कौन सा अधिकार विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की से संबंधित है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता से। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में समानता किस चीज को सुनिश्चित करती है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कानून के समक्ष समानता और अवसर की समानता। तो इस तरह से आपने 15 प्रश्न देखे। अब आपसे प्रश्न क्या बनता है कि जो अपना प्रस्तावना है उसकी भाषा कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है अपने प्रस्तावना की भाषा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, याद रखना है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना अपने हाथों से किसने लिखा है, तो दोस्तों प्रेम बिहारी रायजादा जी ने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है। और प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना के बारे में और भी प्रश्न बनता है कि प्रस्तावना किसकी देन है? तो दोस्तों देखिए, अमेरिका से तो बारो किया गया, लेकिन एक आया था रिजोल्यूशन। ठीक है, और किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। ठीक है, और उसी को बाद में प्रस्तावना के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो किसने रखा था दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो दोस्तों ठाकुर भार्गव दास। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, याद रखेंगे। क्या नाम है? ठाकुर भार्गव दास। ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा, तो दोस्तों मुंशी जी ने, के.एम. मुंशी जी ने क्या कहा? संविधान की कुंजी। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे प्रश्न बने, ठीक है, कि जो प्रस्तावना है इसको भारतीय संविधान का आइडेंटिटी कार्ड यानी कि आईडी किसने कहा, तो दोस्तों N.A. पालकीवाला ने। ठीक है, N.A. पालकीवाला ने कहा था। तो ये चीज़ें अगर एग्जाम में पूछी जाए तो आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरह से हमने प्रस्तावना को कंप्लीट देखा है, समझा है। अब आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।